डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का 6 महीने लंबा मिशन पूरा करने के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट आए हैं। ये अंतरिक्ष यात्री सेंझाओ 15 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के जरिए रविवार को धरती पर सकुशल लौटे हैं। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA ने बताया कि सेंझाओ 15 अंतरिक्ष यात्री फेई जुनलोंग, डैंग क्विंगमिंग और झांगलू को लेकर सुबह 6:33 बीजिंग के समयानुसार पर आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र स्थित डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर उतरा। CMSA ने घोषणा की है कि जुनलोंग, क्विमिंग और लू ने 6 महीने का अंतरिक्ष स्टेशन अभियान पूरा किया। एजेंसी की घोषणा की कि अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य ठीक है और सेंझाओ 15 मानवयुक्त मिशन सफल रहा। इससे पहले 30 मई को एक असैन्य नागरिक समेत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जुनलोंग, क्विंगमिंग और लू की जगह लेने के लिए चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया था। अंतरिक्ष यात्रियों का नया दल 5 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहेगा। ISS वाला इकलौता देश होगा चीन। यदि यह स्टेशन तैयार हो जाता है तो चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, क्योंकि रूस का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS कई देशों की एक सहयोगात्मक परियोजना है। ISS 2030 तक सेवा से बाहर हो जाएगा। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत उसकी 2 रोबोटिक भुजाएं हैं। इसमें से भी लंबी भुजा अधिक अहम है, जो अंतरिक्ष से उपग्रह समेत वस्तुओं को पकड़ सकती है। मिशन कमांडर फेई ने कहा कि हमने सभी निर्धारित काम पूरे कर लिए हैं। हमें अपनी मातृभूमि पर लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने अमेरिका और रूस के साथ अंतरिक्ष प्रोग्राम में बराबरी करने के प्रयास में परियोजनाओं में कई अरब डॉलर निवेश किए हैं। चीन का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर एक क्रू भेजना है और चांद की सतह पर बेस बनाने की योजना है। दूसरी खबर भी चीन से आ रही है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू ने ताइवान जल डमरू मध्य में उसके एक जंगी जहाज के अमेरिका के विध्वंसक पोत और कनाडा के फ्रिगेट युद्धपोत के रास्ते में आने पर रविवार को बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शिपिंग की आज़ादी के नाम पर ऐसी गश्त बीजिंग के लिए उकसावे वाली कार्रवाई है। मार्च में रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद से पहले अपने अंतर्राष्ट्रीय संबोधन में सांगफू ने सिंगापुर में सांग्री-ला संवाद में दुनिया के शीर्ष रक्षा अधिकारियों से कहा कि चीन को बिना किसी दुर्भावना के किसी पोत के गुजरने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें शिपिंग की ऐसी स्वतंत्रता गश्त का इस्तेमाल करने की कोशिशों को रोकना होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वाशिंगटन चीन की दादागिरी या ज़बरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान जल डमरू मध्य तक तथा दक्षिण चीन सागर में उसके पोत नियमित रूप से गुजरेंगे और उसके विमान नियमित रूप से उड़ान भरेंगे, ताकि इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र होने के तथ्य पर जोर दिया जा सके। चीन के एक युद्धपोत ने शासित द्वीप ताइवान के बीच से गुजर रहे अमेरिका के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और कनाडा के एक फ्रिगेट का पीछा किया था। चीन करता है अपना दावा चीन इस स्वशासित द्वीप पर अपना दावा जताता है। सांगफू ने दावा किया था कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ताइवान जल डमरू मध्य में खतरा पैदा किया, जबकि इसके बजाय उन्हें अपने वायु क्षेत्र और जल क्षेत्र की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने एक दुभाषी के माध्यम से कहा, वहाँ आने का क्या मतलब है? चीन में हम हमेशा कहते हैं अपने काम से मतलब रखो। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब पिछले दिनों चीन ने ताइवान के साथ एक व्यापार संधि को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी। चीन ने पिछले हफ्ते उससे स्वशासित द्वीप के साथ आधिकारिक संपर्क बंद करने को कहा। उच्च तकनीक उद्योग के लिए एक वैश्विक केंद्र इस द्वीप के पास लड़ाकू जेट विमानों और बम वर्षकों को उड़ाकर ताइवान को डराने के चीनी प्रयासों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना है। अमेरिकी और यूरोपीय राजनेताओं ने ताइवान में चुनी हुई सरकार के समर्थन में वहां का दौरा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन पर ताइवान की स्थिति पर समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जो 1949 में गृह युद्ध के बाद मुख्य भूमि से अलग हो गया था। अमेरिका के ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, लेकिन व्यापक अनौपचारिक संबंध और अरबों डॉलर का वार्षिक कारोबार है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड पिछले दिनों भारत के पहले आधिकारिक दौरे पर आए थे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों में बातचीत की। बातचीत के विषयों में काला पानी सीमा विवाद भी शामिल था, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री ने संकेत दिया था कि भारत के साथ इस विवाद को सुलझाने के लिए एक डील के तहत जमीन की अदला बदली की जा सकती है। इसे लैंड स्वैप डील कहा जा रहा है, लेकिन नेपाल में इसे लेकर बवाल शुरू हो गया है और मुख्य विपक्षी पार्टी CPN-UML इसका विरोध कर रही है।
काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार प्रचंड ने कहा कि उन्होंने और पीएम मोदी ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा की, जिसमें ज़मीन की अदला बदली भी शामिल है, जैसा भारत और बांग्लादेश ने 2015 में किया था। लेकिन नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीएन यूएमएल ने ज़मीन की अदला बदली को लेकर प्रचंड के बयान का कड़ा विरोध किया है। यूएमएल की एक संसदीय दल की बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि ज़मीन की अदला बदली पर प्रचंड का बयान राष्ट्रहित के खिलाफ है। यूएमएल के चीफ व्हिप पद्मगिरी ने कहा, हम ज़मीन की अदला बदली पर उसके बयान का जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी भारत यात्रा के दौरान नेपाल के राष्ट्रीय हित में कोई भी मुद्दा नहीं उठा सके। वह उन मुद्दों को उठाने में भी विफल रहे जिसकी उन्होंने पहले संसद में घोषणा की थी। हालांकि प्रचंड ने इस डील को फिलहाल सिर्फ एक विकल्प बताया है। पहले भी कई बार कुछ नेपाली नेता और विशेषज्ञों की तरफ से ज़मीन की अदला बदली का मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी नेपाली पीएम ने सार्वजनिक रूप से इस विकल्प को सामने रखा है। अब जानते हैं कि नेपाल काला पानी सीमा विवाद को कैसे ख़त्म करना चाहता है और ये लैंड स्वैप डील क्या है। दरअसल प्रचंड ये चाहते हैं कि भारत काला पानी की ज़मीन के बदले उसे बांग्लादेश के लिए रास्ता दे। यह रास्ता भारत के चिकन नेक यानी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर जाता है, जिस पर चीन नज़र गड़ाए बैठा है। इसलिए भारत नेपाल की इस मांग को लेकर असमंजस की स्थिति में है। भारत दौरे पर आए प्रचंड ने पीएम मोदी के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत की है। आइए अब रेल दुर्घटना के बारे में बात कर लें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगातार दूसरे दिन ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन हादसे की वजह के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है। हादसे के कारण का पता लगाया गया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री ने खुलासा किया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण यह दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री द्वारा गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। कल रात एक ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया है। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, सबों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है। कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाएगा। रेल मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मरम्मत कार्य को देखने के लिए दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे। अब तक 288 लोगों की हो गई है मौत। उड़ीसा के बालासोर के बहनागा बाजार में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 288 तक पहुंच गई है। 1175 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 793 को छुट्टी दे दी गई है और 382 का इलाज चल रहा है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये और अन्य घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हादसे की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस भनगा बाजार स्टेशन से पहले मुख्य के बजाय लूप लाइन पर चली गई थी, जहां उसकी टक्कर पहले से खड़ी मालगाड़ी से हुई। सूत्र की माने तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए अप मेन लाइन का सिग्नल दिया गया और बाद में हटा लिया गया, जिससे ट्रेन लूप लाइन में घुस गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद उसके कुछ कोच पटरी से उतर गए। इस बीच बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से गुजरी। उसके 2 कोच पटरी से उतरे और कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच से टकराने के बाद पलट गए। दोनों ट्रेनों में 2,500 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे के बाद भटके 1,500 यात्रियों को विशेष ट्रेनों से उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को 1,000 यात्रियों को हावड़ा पहुंचाया गया। एक अन्य ट्रेन से 200 यात्री बालासोर से हावड़ा लाए जा रहे हैं। भद्रक से चेन्नई के लिए विशेष ट्रेन में 250 यात्री रवाना हुए। इनमें 133 यात्री चेन्नई, 41 विशाखापट्टनम और बाकी अन्य शहरों में उतरेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 1200 कर्मियों के अलावा 200 एम्बुलेंस, 50 बस और 45 मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट दुर्घटना पर काम कर रही हैं। वायुसेना ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बाहर निकालने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ 2 MI हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। आइए अब हम एलन मस्क के बारे में बात कर लें। जिस समय अमेरिका और यूरोप में चीन से संबंध विच्छेद, डीकपल या संबंधों में जोखिम घटाने, डी रिस्किंग की चर्चा जोरों पर है, टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। मस्क इस हफ्ते चीन की यात्रा पर आए। यहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ। उधर मस्क ने साफ कर दिया कि वे चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करेंगे। एलन मस्क 3 साल के बाद चीन यात्रा पर आए हैं। चीनी मीडिया में उनकी इस यात्रा को चीन की एक जीत रूप में पेश किया जा रहा है। कहा गया कि मस्क ने साफ कर दिया कि पश्चिम में हर कोई चीन से संबंध तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। चीन सरकार मस्क और पश्चिम के दूसरे कारोबारियों की चीन यात्रा को हाई प्रोफाइल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मस्क से पहले अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन चेस के प्रमुख जेमी डिमान की यात्रा के समय भी ये बात सामने आई थी। विश्लेषकों के मुताबिक ये रुख अपनाकर चीन यह संदेश देना चाह रहा है कि उसने व्यापार के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। इस तरह 2020 से अलीबाबा कंपनी के CEO जैक मा और अन्य कंपनियों पर हुई कार्रवाई से बनी इस धारणा को वह तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि विदेशी पूंजी से अब चीन की दुश्मनी हो गई है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था इस समय संकटग्रस्त है। मई के आर्थिक आंकड़े और भी ज़्यादा निराशाजनक रहे हैं। मई में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। यह लगातार तीसरा महीना है जब ऐसी गिरावट दर्ज की हुई है। आर्थिक विश्लेषक केविन मोंग ने वेबसाइट एशिया टाइम्स में कहा है कि चीन में मुद्रा संकुचन का खतरा है।
इसके बीच चीन को गुजरे वर्षों में बनी धारणा को तोड़ना जरूरी हो गया है। जापानी वित्तीय कंपनी नोमुरा इंटरनेशनल से जुड़े अर्थशास्त्री लू तिंग मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भारी गिरावट इस बात का संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी की आशंका ठोस रूप लेती जा रही है। अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री हुई शान ने कहा कि देश और विदेश दोनों जगहों पर मांग घटने के कारण चीन की आर्थिक वृद्धि दर अपनी गति खो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन परिस्थितियों में चीन सरकार उनकी नीतियों को लेकर बनी धारणा को तुरंत बदलना चाहती है। इसलिए एलन मस्क की यात्रा को प्रोत्साहित करने में पूरा जोर लगाया जा रहा है। मस्क के चीन से पुराने कारोबारी संबंध रहे हैं। उनकी कंपनी टेस्ला का शंघाई में एक बड़ा कारखाना है जहां इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का दुनिया भर में निर्यात होता है। ऐसे में चीन को खुश रखना उनकी जरूरत भी रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस मौके पर पश्चिमी कंपनियां चीन से हटने के संकेत दे रही हैं, मस्क ने संबंध और बढ़ाने की बात कहकर पश्चिमी एजेंडे को चोट पहुंचाई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।